हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की विधियों का अध्ययन है। यानी कि किसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो अपने लक्ष्यों की पूर्ति का जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है गृह व्यवस्था के अंतर्गत। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था में आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यह जो परिभाषा है यह किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा है यह ग्रास एंड कैंडल के द्वारा दी गई है। ओके, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। यह परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा राजमल पी देवदास के द्वारा दी गई है। फर्स्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था सभी देशों में पाई जाती है। यह सर्वाधिक सर्वव्यापी व्यवसाय है जिसमें अधिकांश व्यक्ति संलग्न रहते हैं। इसमें अधिकांश धन व्यय होता है तथा यह व्यक्ति के स्वास्थ्य की दृष्टि से आधारभूत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह दी गई है गुड जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट जो है, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन के द्वारा व्यापारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यह परिभाषा दी गई है ग्रॉस एवं कैंडल के द्वारा। तो काफ़ी जो ये सारी डेफिनेशन दी गई है, कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाती है और पूछा जाता है कि यह किसके द्वारा दी गई है, किसने दी है, तो ये भी आपको याद करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वह है इसमें, किसने कहा है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है? तो यह कहा है कोटजिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है। यह कथन है। तो प्राकृतिक वृद्धि किसने कहा है? यह बोला है निकिल एवं डॉर्सी के द्वारा यह कहा गया है। नेक्स्ट है, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया है? गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी जब हम कार्य करते हैं उसको करने से पहले हम अपने एक मन में उसके बारे में पूरा सोच लेते हैं कि हमें इस तरह से करनी है, इस तरह से करनी है, और उसके बाद या तो हम उसको लिख लेते हैं या वैसे ही अप्लाई करते हैं। तो इसलिए इसको मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। ऐसा दर्शन जो समझौतों पर आधारित होता है उनका परिवार होता है। क्या उसको कैसा परिवार होता है? क्योंकि हर जो फैमिली होती हैं उसमें कोई ना कोई समझौते करने ही पड़ते हैं किसी ना किसी चीज़ों में, क्योंकि सब कुछ सबको नहीं मिलता है। तो जो ऐसा परिवार होता है जो एक दूसरे के साथ समझौते करके अच्छे से रहते हैं, तो उनको कैसा परिवार कहा जाता है? उनको संतुष्ट परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, किसने गृह की तुलना बांध से की है? तो घर की तुलना जो बांध से की गई है वह देवदास ने घर की तुलना बांध से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गृह प्रबंधन यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिवार अपने मूल्य और लक्ष्यों की प्राप्ति भौतिक और अभौतिक साधनों की सहायता द्वारा करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन निकिल और डॉर्सी का है। पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, कौन सा है? तो वित्त जो होता है यानी कि धन जो होता है वह पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गृह व्यवस्था के सुधार में बाधा नहीं है। तो इनमें से कौन सी है जो गृह व्यवस्था के सुधार में बाधा नहीं है? गृह व्यवस्था की प्रक्रिया से परिचित होना क्या होता है? गृह व्यवस्था में बाधा नहीं होता है, बल्कि अगर हम गृह व्यवस्था की प्रक्रिया से परिचित होंगे तभी हम अच्छे से गृह व्यवस्था कर पाएंगे। घर के स्वरूप को कला के विभिन्न सिद्धांतों एवं प्रयोजन करके व्यवस्थित रूप देना गृह व्यवस्था है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह विद्यावती मलैया के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित कार्यों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना की समाप्ति तक अनुगमन करना तथा व्यापक योजना का चयन करना योजना है।
कथन किसके द्वारा यह कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है ग्रॉस एंड कैंडल के द्वारा। नेक्स्ट है नियंत्रण की अवस्था नहीं है। तो इनमें से नियंत्रण की जो अवस्था होती है वह क्या नहीं है, उसमें क्या नहीं होता है, इनका पूछने का ये मतलब है। तो नियंत्रण की अवस्था में कार्य क्षमता नहीं होती है। व्यवस्थापन का तीसरा चरण है, कौन सा चरण होता है व्यवस्थापन का तीसरा? तो कार्यात्मक जो चरण होता है वह व्यवस्थापन का तीसरा चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का प्रकार है। मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? तो मूल्यांकन अनौपचारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के जो बारे में इसमें पूछा गया है वो यहाँ पे पूछा गया है किस प्रकार का होता है, वरना तो मूल्यांकन औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही तरह से किया जाता है। जब वस्तु का सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है तो उसे कहते हैं, उसको कहा जाता है संपूर्ण मूल्यांकन। क्योंकि सरसरी तौर पर हम ऊपर ही मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं कि कोई भी कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको ऊपर ओवरऑल जो मूल्यांकन किया जाता है उसको संपूर्ण मूल्यांकन कहा जाता है, ये मोटे तौर पर किया जाता है। जब योजना का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो वह मूल्यांकन कहलाता है। तो वह मूल्यांकन कहलाता है विस्तृत मूल्यांकन, क्योंकि इसमें हम डिटेल में पूरा मूल्यांकन करते हैं ना, कि क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन सी कमियां रह गई हैं, कैसे पूरी की हैं, सब चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। व्यवस्थापन की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है उसका प्रथम चरण होता है योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना का महत्व किस लक्ष्य के कारण है? तो लोग योजना का जो महत्व है इन सभी के कारण होता है, यानी कि योजना बनाने के लिए हम इन सभी चीज़ों का लक्ष्यों का ध्यान रखते हैं। योजना में कार्य से पूर्व ही यह निर्धारित कर लिया जाता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है और किसके द्वारा किए जाने वाला है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका द्वारा दिया गया है? यह कुंटज और ओडेनल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह योजना जहाँ तक संभव है उतना आगे देखती है तथा इच्छित अंतिम परिणामों का चित्र निर्मित करती है। तो इस प्रकार की जो योजना होती है जो बहुत आगे तक देखती है ना, और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको दीर्घकालीन योजना कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रास एवं कैंडल के अनुसार नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था कौन सी है? तो नियंत्रण की जो अग्रिम व्यवस्था है वह है समायोजन। नेक्स्ट है, मूल्यांकन वह तकनीकी है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। तो यह किसके द्वारा कहा गया है? यह ग्रॉस एवं कैंडल के द्वारा कहा गया है। आयोजन एक बुद्धिमत्तापूर्ण पद्धति है, और ये कैसी प्रक्रिया है? यह एक प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। निर्देश जहाँ तक संभव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? विस्तृत होने चाहिए या संक्षिप्त होने चाहिए? तो निर्देश हमेशा संक्षिप्त होने चाहिए, संक्षिप्त हो और साथ ही साथ बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां निर्णय को संगठित किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जहां निर्णय को संगठित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास एवं कैंडल ने योजना के चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? तो ग्रास एवं कैंडल के द्वारा 5 चरण बताए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है कि किसके द्वारा कितने चरण बताए गए हैं, क्या है, तो ये काफ़ी आ जाते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइए जब भी आप खासकर टीजीटी का एग्ज़ाम देने जो जा रहे हैं, टीजीटी के में काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक योजना कितने प्रकार की होती है? तो पारिवारिक योजना 2 प्रकार की होती है। पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए कितने प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं? तो पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए 2 प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य का प्रकार नहीं है। तो इनमें से लक्ष्य का जो प्रकार नहीं है वह है सार्वभौमिक लक्ष्य, कि जरूरी नहीं है जो कार्य कर रहे हैं वो लक्ष्य सभी का हो, है ना, सभी का नहीं हो सकता, सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं और इसीलिए लक्ष्य कुछ दीर्घकालीन होते हैं, अल्पकालीन और मध्यकालीन। तो इन 3 भागों में ही बांटा गया, ये तीनों होते हैं, तो सार्वभौमिक लक्ष्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लक्ष्यों की विशेषता नहीं है। तो इनमें से जो लक्ष्यों की विशेषता नहीं है वह है विकासोन्मुख
मुख जो लक्ष्य होते हैं वह विकासोन्मुख नहीं होते हैं। मूल्य की विशेषता नहीं है इनमें से, तो मापन संभव नहीं है, मूल्यों का पूर्ण रूप से मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट है, पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है। इनमें से जो पार्कर का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितने भी इसके द्वारा मूल्य दिए गए हैं वे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कभी कभी वे सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ जाते हैं। तो जितने भी मूल्य दिए गए हैं वे भी आप अच्छे से याद कीजिए। तो इसके अंतर्गत जो पार्कर का मूल्य नहीं दिया गया है पार्कर द्वारा, तो वह है कार्य क्षमता। जितने जो मूल्य दिए गए हैं पार्कर के द्वारा, धर्म, महत्वाकांक्षा, खेल, अन्य, तो उसमें कार्य क्षमता नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वह है मूल्य शब्द है। तो मूल्य शब्द कैसा है? मूल्य शब्द अनिश्चित तथा आत्मगत दोनों ही हैं, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, मूल्यों का जो मीनिंग निकाला जाता है वो आत्मगत होता है और सभी व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग अधिकतर निर्धारित होता है वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार अथवा निर्णय है असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधनात्मक मूल्यों को कभी कभी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? साधनात्मक मूल्यों को कभी कभी लक्ष्य मूल्य भी कहा जाता है। जिनके ऊपर मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट ही हैं। आप उनके बाकी भी उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे साधनात्मक मूल्य होते हैं तो वो बहुत सारे होते हैं, कोई एक तो नहीं होता, तो उनके बारे में डिटेल में पढ़िए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर जो टी का आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, टीजीटी हो या पीसीटी हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला एवं धर्म कैसे मूल्य हैं? किस प्रकार के मूल्य हैं? तो ये आंतरिक और साधनात्मक दोनों ही प्रकार के मूल्य कहलाते हैं। इनको आप आंतरिक मूल्य भी कह सकते हैं और साधनात्मक मूल्य भी कह सकते हैं। तो इसका जो राइट होगा वह 4 होगा, A+B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के लक्ष्यों को सामान्यतः स्थायी माना जाता है। तो कौन से लक्ष्य होते हैं जिनको स्थायी माना जाता है? तो दीर्घकालीन लक्ष्य को स्थायी माना जाता है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। आगे की सीरीज़ में मैं इसके बाकी क्वेश्चन आपको दूंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।